जय हिंद। मैं इसके राज भर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सहयोगी में। तो दोस्त, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपनी सेमेस्टर एग्ज़ाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली दोस्त, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि BTOP फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, अगर आप में एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन अगर सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है अगर एनर्जी कंजर्वेशन में। और जितना बता रहा हूँ क्वेश्चन, बस इतना आप अपने अनुसार इसको तैयार कर लीजिए, इतना आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है। ऐसे ऐसे करके आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज बताने में आसानी रहता है, ये रहता है कि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे कि एक चैप्टर में मान लीजिए बता दिया तो कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन इसमें बताने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना तैयार कर लीजिए। इससे बाहर बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, बस इतना आप तैयार करिए, भरोसा रखिए, इतना तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाला है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्त, उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक है ना आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊँ फोर्थ सेमेस्टर का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊँ, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास चला जाए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि जो बता रहा हूँ क्वेश्चन, उसको अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए आपको, तो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम सहयोग के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से मैं PDF को सेंड कर दूंगा और वहाँ से जाके आप देख लेंगे। तो देखिए चैप्टर 1 में क्या है आपका, बेसिक ऑफ एनर्जी, बेसिक ऑफ एनर्जी। ठीक है, चैप्टर 1। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। आपको एनर्जी सोर्स क्या होते हैं उसको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, प्रकार बताना है। ठीक है, और उसके बाद एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में अंतर बताइए। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इस पर स्टार लगा लीजिए, 2-3 स्टार इस पर लगा लीजिए। ठीक है, तो इसको आपको पहले से आपको तैयार करना है कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में अंतर स्पष्ट कीजिए, बताइए, लिखिए। ठीक है, उसका तीसरा क्वेश्चन है कि भारत और उत्तर प्रदेश में ऊर्जा खपत परिदृश्य के बारे में लिखिए। भारत और उत्तर प्रदेश में ऊर्जा खपत परिदृश्य के बारे में लिखना है कि भारत और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दोनों में भी लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है कि जलवायु पर ऊर्जा के प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है। जलवायु पर ऊर्जा के प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, समझाइए। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप्पणी करने वाला कभी कभी आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोलर एनर्जी के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, विंड एनर्जी दे देगा लिखने के लिए, टाइडल एनर्जी दे देगा आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप हो सके तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इसको और इसके अलावा देखिए, मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि अलग इफेक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई बंदा है, बच्चा है, आपके ही कॉलेज का है, ठीक है, आपकी ब्रांच का है, तो मान लीजिए सोलर एनर्जी लिखा, उसके बारे में फिगर, और फिगर तो जानते हैं कि आप वो भी बनाएगा, आप भी बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि फिगर बना रहा है, वो भी आप भी फिगर बना रहे हैं, और वहाँ पे आपने एडवांटेज और थोड़ा सा डिसएडवांटेज 2-2 पॉइंट करके या 3-3 पॉइंट करके लिख दिए, तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनर जब देखेगा तो कहेगा कि बच्चा ये थोड़ा सा अच्छा लिखा है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसमें अपना ऐड कर देना है। कोशिश करना है कि एक डायग्राम के साथ साथ आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको इस पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं जो करता हूँ आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे तो आपका भी अच्छा नंबर आएगा, मेरा भी अच्छा नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर दिया था उसमें आपका, मेरा जो आया था 80.4% आया था। ठीक है, तो अगर आप ही करते हैं ना मेरे हिसाब से, आप ही मेरे साथ करेंगे, जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे आप केवल फॉलो करिए, तो आशा करते हैं आपका भी अच्छा नंबर आएगा। देखिए अगला है कि एसिड रैन। देखिए यहाँ पे आपको इशू देख लेना है, ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी देख लेना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जो कि EVS टॉपिक, जो भी है EVS आप पढ़े होंगे। ठीक है, EVS में पढ़े होंगे, आप में होगा तो पढ़े होंगे। ठीक है, पिछला जो सेमेस्टर में था उसमें आप पढ़े होंगे EVS का, तो उसमें आप ये पढ़ चुके होंगे कि एसिड रैन, ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अगर नहीं पढ़े, जो पढ़ने वाले हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, इसको आप थोड़ा सा पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 में आते हैं। यहाँ से चैप्टर 2 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाला जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड इट्स
फेलियर्स, ठीक है। 2001 एक्ट जो होता है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। उसके बाद से एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2010 एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसको भी अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें से आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से ना बस इसको ट्रिक मार लीजिए। ये आपको क्वेश्चन बैंक होगा या फिर नहीं होगा तो आप इसको आंसर बना करके यहाँ से जो लिखवाया गया होगा उसमें लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, अगर कहेंगे तो मैं इसका PDF बना करके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर कहेंगे तो आप कमेंट आएगा तो ठीक है, फालतू को मान लीजिए डाल दिया, कोई पढ़ा ही नहीं तो क्या मतलब है डालने का। तो आप अगर इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आपको PDF मिले इसका, तो आप बोल दीजिएगा, मैं उसको बनवा के डाल दूंगा। देखिए 2 ही एक्ट है इसमें, 2001 है और 2010 है, बस इतना 2 पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाने वाला है। आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर टाइम बचेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट, देखिए स्टार रेटिंग वाला जो होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टार रेटिंग वाला, तो ये थोड़ा सा कभी कभी आ जाता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे चैप्टर 2 में बस आपका 3 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अगला करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें है कि यहाँ पे कि टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन द मोटर्स, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन द मोटर्स। एनर्जी सेविंग जो है चैप्टर, इसमें मतलब मान लीजिए इसमें आता है कि एनर्जी सेविंग का टिप्स बताइए, तो काफ़ी पॉपुलर ये सब जो है ना क्वेश्चन है, तो ये आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे टेरिफ क्या है, आदर्श टेरिफ के बारे में अभिलक्षण लिखिए। टेरिफ क्या होता है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये टिप्स फॉर द एनर्जी सेविंग इन द ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन लॉसेस। देखिए ये जो है आपका स्टार यहाँ पर लगा लीजिए, 2-3 स्टार लगा लीजिए, ये समझ लीजिए कि हर बार आता है और इस बार भी संभावना है इसका आ सकता है कि ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन द, यहाँ पे लॉसेस, यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर नहीं पढ़े होंगे और दूसरे ब्रांच के हैं तो आप ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है। एनर्जी सेविंग कैसे की जाती है वो आपको अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होने वाली लॉसेस को लिखिए। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होने वाले लॉसेस को लिखिए। जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बाकी सब जो ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, अगर छोड़ भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5वां है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की मेथड को बताइए और मेरिट्स को भी लिखिए। आपको क्या करना है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की मेथड को समझाना है और उसके साथ साथ आपको मेरिट्स भी लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद कि अगला क्वेश्चन है कि चैप्टर 4 यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज, ठीक है, यहाँ चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन द कंप्यूटर्स, सॉरी यहाँ पे लिखे कंप्रेसर है, ठीक है, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन द कंप्रेसर, तो इसको आपको देख लेना। उसके बाद अगला है कि टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन द पंप। देखिए तीनों में से ये कोई भी आ सकता है, ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है, तीनों में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे, तो आप इसको तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। उसमें तैयार क्या करना है, कंप्रेसर के बारे में पढ़ लीजिए और पंप के बारे में पढ़ लीजिए। पंप जानते ही हैं नॉर्मल, आपको डेली लाइफ में देख ही रहे हैं पंप क्या होता है, ठीक है। और उसका टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन द HVAC, थोड़ा सा इसको देख लीजिए इसके बारे में। उसके बाद बस देखिए बस यही है चैप्टर 4 में, बस यही है, बस आपको टिप्स सेविंग के लिए आता है कि एनर्जी सेविंग कैसे की जाती है बता दो, कंप्रेसर या पंप में, ये HVAC ऐसे करके आता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चैप्टर नंबर 5 में कि लाइटिंग एंड DG सिस्टम। लाइटिंग एंड DG सिस्टम में अगर देखा जाए तो DG सेट क्या होता है पूछता है, विस्तार से समझाइए। DG सेट क्या होता है विस्तार से समझा देना इसको। लाइटिंग में एनर्जी कंजर्वेशन की तकनीकी को लिखिए। लाइटिंग में एनर्जी कंजर्वेशन के यहाँ पे तकनीक को मेथड को लिखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ये देख लीजिए और नीचे देखिए थोड़ा सा आता है यहाँ पे कि लुमेन आता है, लुमेन और लक्स और एफिशिएंसी, इसको थोड़ा सा टिप्पणी करने के लिए आता है, तो हो सके तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लुमेन और लक्स वाला, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से चैप्टर नंबर 6 की बात करेगा एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलाइज। तो पहला क्वेश्चन होगा डायरेक्ट मेथड द्वारा बॉयलर की इफिशियंसी को कैसे मेजर करेंगे। डायरेक्ट मेथड द्वारा बॉयलर की इफिशियंसी को हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, इसको क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन कि एनर्जी सेविंग इन द बॉयलर एंड फर्नेस, ठीक है, एनर्जी सेविंग इन बॉयलर एंड फर्नेस, इसको मान लीजिए थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ दे भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको मत छोड़िएगा जो बता रहा हूँ यहाँ पे, एनर्जी सेविंग इन द बॉयलर एंड फर्नेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइटेड पॉइंट क्वेश्चन है, इसको आपको पहले तैयार कर लेना है, ठीक है। एनर्जी सेविंग इन द कूलिंग टावर, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिए, इस पर भी स्टार लगा लीजिए,
ठीक है, 4-5 स्टार इस पर भी लगा लीजिए, हर बार आता है ये। ठीक है, इस बार भी चांस है कि आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें आपको अच्छे से पहले 2 क्वेश्चन तैयार करना है, उसके बाद आपका मन हो तो थोड़ा ऊपर वाला भी क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि एनर्जी कंजर्वेशन इन थर्मल एनर्जी एंड मेरिटन ऑफ ऑयल इक्विपमेंट। ठीक है, MTOE। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, मेरी तरफ से ये छोड़ दीजिए, बस आप इतना ही तैयार कर लीजिए। एनर्जी सेविंग इन द बॉयलर फर्नेस, एनर्जी सेविंग इन द कूलिंग टावर, इतना। तो ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत हाईलाइटेड पर्सन है ये, तो इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाएंगे यहाँ पे 7वां चैप्टर में कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के बारे में लिखने के लिए आता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड EVCBC को समझाइए। ठीक है, वह मुख्य विशेषताओं को लिखिए, समझाना है और मुख्य विशेषताओं को लिखना है। क्वेश्चन दूसरा है कि नवीकरण और नए निर्माण में ऊर्जा कुशल तकनीक को समझाइए। थोड़ा सा बस इसको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेना है, बाकी सब यहाँ पर आपको इस पर ध्यान देना है कि एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड क्या होता है समझाइए और इसी विशेषता को लिखिए, और थोड़ा टाइम हो तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 7वां में 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए, वाटर हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, इसको आपको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, वेस्ट हीट की रिकवरी के बारे में। और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिंग साइकिल जनरेशन प्लांट एंड बॉटमिक साइकिल को जनरेशन प्लांट को एक्सप्लेन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप, इस बार स्टार लगा लीजिए, ये हर बार आएगा। ठीक है, इस बार भी हो सकता चांस है कि आ जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ इसकी एक और क्वेश्चन आता है ये कि स्व उत्पाद प्रणाली का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द को जनरेशन। ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ये दोनों ये हाईलाइटेड पर्सन इसमें। ठीक है, इसमें आपको देख लेना है। उसके बाद 9वां है यहाँ पे चैप्टर में कि जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला हो जाएगा इसमें, अगर देखेंगे तो एनर्जी सेविंग टिप्स में अगर आ जाएगा तो लाइटिंग में, ठीक है, पूछता है कि एनर्जी सेविंग टिप्स बताइए, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। उसमें लाइटिंग में देख लेना है कि कैसे हम एनर्जी को सेव करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन में, मिक्सर में, कंप्यूटर में, वाटर हीटर में, रेफ्रिजरेटर में एंड वाटर पंप या कूलिंग अदर, इसके अलावा भी देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना जो बता रहा हूँ बस इसको आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। आपको याद ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा पढ़ लें कि इसमें एनर्जी को कैसे बचाया जाता है। ठीक है, सबका प्रोसेस एक ही होता है, थोड़ा सा बस अलग अलग होता है। तो एक पॉइंट याद एक तरीके से याद कर लीजिए, एक का जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को उठा लिए या फिर वाटर हीटर को उठा लीजिए और उसमें देख लीजिए क्या क्या कैसे तरीका होता है जो एनर्जी को सेव किया जाता है, तो उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, और अंतिम चैप्टर यहाँ पे देख लीजिए कुछ चैप्टर नंबर 10 और एनर्जी ऑडिट। ठीक है, एनर्जी ऑडिट और चैप्टर नंबर 10 है, तो इसमें 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। एनर्जी ऑडिट क्या होता है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तैयार करके उसके बारे में एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में तैयार कर लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना करके कम से कम 2 पेज लिख दीजिएगा। अगर आएगा तो 2 पेज कम से कम लिखना है, 2 पेज लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। अब 1 पेज लिखते हैं तो समझ लीजिए 5 नंबर का भरोसा मत करिए, आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। अगर वहीं आपको 5 में लेना है, 5 में 5 लेना है, 5 में 4 लेना है, तो कम से कम 2 से ढाई पेज आपको बना के लिखना पड़ेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट दिया है तो उसके बारे में बना के लिखिए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तब मिलेगा आपको नंबर। ऐसे ही नंबर थोड़ी मिल जाता है कि कुछ भी लिखने का नंबर मिल जाएगा। नंबर लेने का प्रयास कीजिए, उसको सोचिए कि नंबर एग्जामिनर कैसे देगा। ऐसे ही टॉपर नहीं बनते हैं लोग, टॉपर बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, कुछ लोगों से अलग करना पड़ता है। ठीक है, सभी एक ही गलती बार दोहरा रहे हैं, आप भी वही दोहराएंगे तो कैसे बन पाएंगे। कुछ ऐसा थोड़ा सा करिए कि कुछ हट करके थोड़ा सा अलग हो, लेवल हो। ठीक है, उस तो कुछ कापी में कुछ अलग दिखना चाहिए, तब जाके नंबर मिलता है। उसके बाद 12 नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे कि एक्सप्लेन द एनर्जी ऑडिट एंड क्लासिफिकेशन। आपको एक्सप्लेन करना है एनर्जी ऑडिट के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन कर देना है। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इतना तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लीजिए इतना तैयार कर लेंगे ना, इतना तैयार कर लेंगे तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इसमें है तो 80% प्लस नंबर आ जाएगा, कहीं नहीं गए आपको 80% नंबर। अगर इतना आप इसमें तैयार कर लीजिएगा तो इस सब्जेक्ट में आपको फिक्स है। ठीक है, अच्छे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो बस अच्छे नंबर मतलब मान लीजिए कि आप रट लिए, ऐसा नहीं। अगर रट लिए हैं तो ठीक है, देख लीजिए आप, और उसके बाद लिखने का भी प्रयास कीजिए। यह नहीं कि मैंने बता दिया क्वेश्चन और कर दिए तो सर बोल दिए कि हाँ नंबर इसमें 80% आ गया तो मेरा नंबर 80% आ गया। देखिए, आप जो बता रहा हूँ उसको तैयार कर लीजिए और तैयारी के साथ साथ लिखने का प्रयत्न कीजिए। जो डायग्राम है, डायग्राम तो बिल्कुल नहीं बोलना है, छोटा से छोटा डायग्राम हो तो उसको बनाने का प्रयास करिए। अगर तब जाकर नंबर नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट में लिखिएगा कि सर मैं इतना डायग्राम बनाया, अच्छी तरीके से लिखा, फिर भी नंबर नहीं आया। नंबर
नंबर मिलता है, नंबर मिलता है और आपको क्या करना है, कुछ तरीके से नंबर पाने के लिए उस तरीके से लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, साफ साफ सुंदर सुंदर आपको डायग्राम बनाकर आना है। ठीक है, अगर डायग्राम दिखे तो। और ये देखिए चैप्टर नंबर 7वां में अगर टाइम मिले तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ECBC जो बताया था एंड इट्स साइलेंस फेलियर सी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, एनर्जी कंजर्वेशन इन ओल्ड बिल्डिंग एंड न्यू बिल्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, चैप्टर नंबर 7वां में पड़ेगा ये आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप देख इसको जाइएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसका अगर सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, तो मैं PDF बना करके ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम में, अगर कहेंगे तभी डालूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन बैंक मेरे पास है बताएंगे तो मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है, सबका आंसर मैं भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना। यदि चैनल बनाए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ऐसा ही मान लीजिए आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि बच्चे देख रहे हैं तो अगला वीडियो में ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ जो हर सब्जेक्ट मतलब देखूंगा, सभी सब्जेक्ट का, चाहे 4th सेमेस्टर हो या फिर 2nd सेमेस्टर हो, सबका क्वेश्चन लाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।